अस्सलाम वालेकुम जी। एजुकेशनल साइकोलॉजी, तालीमी नफ्सियात और नफ्सियात के असरात हमारी बच्चों की तालीम पर, हमारे बच्चों के तालीमी माहौल पर क्या असर रखती है, ये हमारे आजकल मौज़ूआत चल रहे हैं इन योर कोर्स एंटाइटल्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी। इससे पिछली दफे हमने दो बड़े माहिरीन नफ्सियात का जिक्र किया था, बेंडूरा एंड जिमरमैन, और हमने ये देखा था कि बेंडूरा के ख्याल में और जिमरमैन के ख्याल में वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से अवामिल हैं जो क्लासरूम लर्निंग पे खास तौर पर और लर्निंग आमोजश इन जनरल, लर्निंग इन जनरल पर असरअंदाज होते हैं। उस ज़िमन में हमने सोशल फैक्टर्स का जिक्र किया था कि सोशल फैक्टर्स सच एज बिलीफ, परसेप्शंस, these factors influence our learning. Today we are going to go deeper and analyze another additional factor that is closely related to learning, closely influences learning, and therefore we need to be fully aware of the influence of that factor. And that variable or that factor is the factor of memory. Memory influences, हमारी यादाश्त जो है उसका हमारी आमोजश से निहायत गहरा ताल्लुक है। We might be learning inside or outside of the classroom and our memory is closely related to that learning. देखिए, लर्निंग जो है वो सिर्फ क्लासरूम में तो नहीं हो रही। मैंने आपसे पहले भी ये गुजारिश की थी कि लर्निंग जो है वो लेबोरेटरीज में भी हो रही है। लर्निंग जो है वो हॉल्स, कॉरिडोर्स, प्ले फील्ड, टक शॉप्स, इन जगह में भी बच्चे सीख रहे हैं। टक शॉप में बच्चे क्या सीख सकते हैं? लर्निंग of how to behave, how to sit, how to interact, how not to lose your temper, how to carry on a discussion without letting that discussion become either a one-way discourse or a point of departure and a point of rivalry. A discussion should remain a discussion. ये किस्से, ये चीजें जो हैं, ये हम क्लासरूम से बाहर सीखते हैं। क्लासरूम के अंदर भी सीख सकते हैं, लेकिन क्लासरूम से बाहर भी ये बातें हम सीखते रहते हैं। तो इसलिए लर्निंग का ताल्लुक महज क्लासरूम के साथ नहीं है। ये लर्निंग गोज ऑन इवन आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम एंड मेमोरी प्लेज ए वाइटल, ए की रोल इन आवर लर्निंग। लर्निंग से मुतल्लिक मेमोरी जो है वो क्योंकि एक निहायत अहम फैक्टर है, इसलिए इसको आज हम मजीद तवज्जो और तफसील से पढ़ेंगे और देखेंगे कि मेमोरी जो है उसके क्या क्या असरात हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस लर्निंग एंड मेमोरी इज व्हाट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग व्यू ऑफ मेमोरी। Information processing view of memory considers that memory is not a thing that is contained in the mind and remains dormant. It is not like a pool of stagnant water. वो ऐसे नहीं है मेमोरी कि आप ये समझें कि वो एक पानी है और पानी का तालाब है। ऐसी बात नहीं है। ये पॉइंट ऑफ व्यू मेमोरी के बारे में पुराना पॉइंट ऑफ व्यू था। नया पॉइंट ऑफ व्यू ये है दैट मेमोरी इज डायनेमिक। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग व्यू ऑफ मेमोरी पुट्स फॉरवर्ड द फैक्ट that
memory or human mind is like a computer. In fact, इसको यूं समझना चाहिए कि इंसान ने जो कंप्यूटर ईजाद किया है, the invention of computer could be compared to human mind. You could say that a computer is a very rough and shoddy replication, prototype, model of human mind. You can compare a human mind, the human mind, with a computer. You can certainly do that, but computer is a very limited form, prototype, model of human mind. Human mind is extremely complicated, extremely varied, and rich in its contents as opposed to a computer, as contrasted and compared to a computer. But the simplest function of human mind can be compared to a computer. हम ये आसानी के लिए आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप इंसानी ज़हन को कंप्यूटर की तरह से समझ सकते हैं. अब इससे क्या मुराद है और इसका मेमोरी से क्या ताल्लुक है? देखिए, जैसे कंप्यूटर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है, ऐसे ही इंसानी ज़हन भी कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है, और उन फंक्शंस का मेमोरी के साथ निहायत गहरा ताल्लुक है. देखते हैं वो फंक्शंस क्या हैं. 6 of those functions we will talk about today, and you can then see that those 6 functions are like the functions of a computer. The human mind performs the function of, number 1, taking in information. Human mind registers, takes in information that is available to us outside, or that may be available to us within the confines of our bodies. Human mind takes it in, the information that is provided to it. That information that this is a tree, that there is a bird on the tree, that this is a motor car, that the motor car is speeding away, that this is a formula of arithmetic, that this is a theorem, that this is a theory of psychology, of philosophy, that this is how biology works, that this is what happens to an insect when it grows bigger, this is the life cycle of an insect. All of this information exists outside. Then there is information within. My sensations that are produced, the storehouse that a person has in his mind, all of these are pieces of information. So, the first function of memory is that it takes in information from the outside environmental factors, environments. और दूसरी बात जो है, after having taken in the information, memory is not dormant. Memory is not passive. It performs certain functions on the information that has been taken in. Information that is taken in does not remain the way it has been taken in. The information that is taken in is added to, is subtracted from, is leveled, is sharpened, is changed, is enlarged. All of these functions memory plays on the information that it takes in. ये ऐसा ना समझिए कि एक शख्स ने एक इवेंट देखा बाहर और उस इवेंट को रजिस्टर कर लिया मेमोरी में और फिर वो वैसे का वैसे ही रहा. नहीं, ऐसा नहीं होता. रजिस्ट्रेशन के बाद मेमोरी कंटिन्यूज टू वर्क ऑन दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. उसमें एडिशंस करती है मेमोरी. हमारी याददाश्त जो है वो उसमें चीजें ऐड करती है, कुछ चीजें निकाल देती है. In other words, that
operations, once the information is taken in, certain functions, operations are performed on that information that is taken in. The human mind changes the form and the contents of the information that is taken in. उसकी फॉर्म और उसके कंटेंट को भी ह्यूमन माइंड जो है वो बदल देता है. ये तीसरी चीज है दैट टेक्स प्लेस इन द मेमोरी. चौथी चीज जो है वो ये है, द फोर्थ फंक्शन दैट ह्यूमन माइंड performs is that once it has taken in the information, once it has changed its contents and added and subtracted, polished and abstracted certain things from the information that is taken in, then it stores that information. अब वो स्टोर हाउस जो है वो मेमोरी का एक हिस्सा है, लेकिन याद रहे कि मेमोरी का एक हिस्सा है, एक फंक्शन है. पांचवां काम जो ह्यूमन माइंड करता है वो ये है दैट व्हेन द नीड इज रिक्वायर्ड, देन द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी और इन द ह्यूमन माइंड, दैट इंफॉर्मेशन, दैट नॉलेज इज रिट्रीव्ड, इज रिकॉल्ड. ये पांचवां फंक्शन है. इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो रिट्रीव कर लेता है ह्यूमन माइंड, ब्रिंग्स इट टू द फोर्थ, ब्रिंग्स इट टू द हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. एक शख्स ने रियाजी का एक कुलिया याद कर लिया. अब वो रियाजी का कुलिया जो है, द फॉर्मूला ऑफ ए मैथमेटिकल इक्वेशन इज स्टोर्ड इन द स्टोर हाउस. He is not using that piece of information while he is shaving or driving a car or tying his shoelaces. When it is required that he may explain that formula or may use that formula, only then he retrieves it. वो जब हिसाब किताब में मसरूफ होता है तो फिर वो फॉर्मूला रिट्रीव करता है. वो जब पढ़ाने में मसरूफ है, बच्चों को कोई चीज सिखाने में मसरूफ है, या अपनी कारोबार के, अपनी जिंदगी के, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के उसने हिसाब लेना है, उस दौरान वो उस फॉर्मूले को रिट्रीव करता है. तो रिट्रीवल इज द फिफ्थ फंक्शन दैट ह्यूमन माइंड ऑपरेट्स एंड परफॉर्म्स. एंड फाइनली द सिक्स्थ function that human mind operates and performs, that is related to, that is affected by, that is influenced by memory, is that it generates a response to the information that is taken in. जो information एक शख्स को मिली है, उसकी अब कुछ उसने response करनी है. Response might be in terms of ignoring that piece of information, or it might be in terms of reacting to that information, and in which way the individual reacts to that information is the sixth function that is performed by human beings. तो ये 6 चीजें जो हैं ये हमारी रिस्पॉन्स, ओवरऑल रिस्पॉन्स का एक हिस्सा है. एक बात जो अहम खास तौर पे आपको जाननी चाहिए कि जो ये हमने आपसे गुजारिशात की, दीज आर कॉल्ड द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड. ह्यूमन माइंड्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फंक्शन कंसिस्ट्स ऑफ एनकोडिंग, दैट इज गैदरिंग, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन. जो भी इंफॉर्मेशन दस्तयाब है, जो इंफॉर्मेशन एक शख्स को मिलती है, उस इंफॉर्मेशन को दैट पर्सन एनकोड्स, ENCODES, एनकोड से मतलब दैट इंफॉर्मेशन इज categorized
that information then is stored after having been categorized and labeled. ऐसे समझ लीजिए कि आप बाजार से मुख्तलिफ चीजें खरीद के लाए हैं और अब आपने उन मुख्तलिफ चीजों को अपने स्टडी में या बेडरूम में या ड्राइंग रूम में या किचन में रखना है. आप उन चीजों को स्टोरेज के लिए एनकोड करेंगे. ये चीजें किचन की हैं, ये अशिया बेडरूम की हैं, ये अशिया स्टडी की हैं, ये अशिया ड्राइंग रूम की हैं. That is the process of encoding, when you categorize and organize the information, and that is what human mind does. It encodes information that is provided to it. The function that is performed by encoding is followed by the function of storage. Then human mind stores information. ये storing information क्या है? Storing information is that the pieces of information that have been received may be encoded, are encoded, and then put away to be used later. And that is what is called storage. आप भी जब बाजार से ग्रोसरीज खरीद के लाते होंगे तो आप भी अपनी ग्रोसरीज को स्टोरेज करते हैं. गोश्त, कीमा goes into the deep freezer. दाल, चावल goes into the cupboards. ग्रीन ग्रोसरीज, सब्जी और फल जो हैं, they go into the refrigerator. And this is what is called storage. This is exactly what human mind does to information that it receives. आप यही समझ लीजिए कि इंफॉर्मेशन रिसीव्ड का यही फंक्शन परफॉर्म करता है ह्यूमन माइंड इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज. कौन सी चीज किस जगह स्टोर की जाएगी? द इंफॉर्मेशन दैट इज रिसीव्ड, इफ इट परटेन्स टू, फॉर इंस्टेंस, vocabulary, then it goes into a different storehouse. If it relates to, for instance, usage of certain tools, then it goes to a different storehouse. So this is how storage in the memory takes place. Storage follows, comes after information has been received. Storage इसलिए की जाती है information की, उसका मकसद ये है ताकि वो बवक्त जरूरत काम आ सके. फारसी की मिसाल है दाश्ता आयत बकार. वो चीजें जो हम स्टोर कर लेते हैं वो हमारे लिए कार आमद हो जाती हैं बाद में. दाश्ता आयत बकार मीन्स दोज थिंग्स दैट वी स्टोर कैन बिकम यूजफुल एट ए लेटर स्टेज इन one's life, at a later time period. And this is exactly what is meant by storage, and this is how memory operates. Storage is when information and pieces of information and knowledge is contained and put away at a certain section of the mind, and then at the time of the need it is retrieved. Retrieved means कि वो उसको दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है. Retrieval is getting it back when it is required. Memory में encoding, storage और retrieval अहम किरदार अदा करते हैं. अगर हम देखें कि मेमोरी का क्या नॉमेनक्लेचर है, उसमें क्या क्या ऑपरेशंस और फंक्शंस हो रहे हैं, तो हमें दिखेगा कि मेमोरी जो है it is not only a storage, it is a dynamic process that it involves encoding. Information is received and it is encoded, it is branded. मैंने अभी बताया कि ये encoding या branding यूं समझ लीजिए जैसे आप बाजार से सौदा खरीद के लाएं और आप आटे दाल को अलहदा करें, ग्रीन ग्रोसरी सब्जी
वगैरह फल को अलहदा करें और पोल्ट्री और गोश्त को अलहदा करें. दिस इज हाउ encoding in memory also works. Information that you receive, you separate it into different segments, elements, and then once you've done that, then you store it. And then storage is used later for retrieval. जब आप स्टोर कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसको रिट्रीव कर लेते हैं. जब आपको जरूरत महसूस होती है कि अब आपको ये मेमोरी में चाहिए तो आप उसको रिट्रीव कर लेते हैं, आप उसको अपनी याददाश्त के फोकस में ले आते हैं. ये सारे अवामिल अमाल जो हैं, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, इज ओवरसीन बाय ए कंट्रोल प्रोसेस, which determines what is to be retained, where is it to be retained, and what is the flow through which that retrieval is to take place. So control process is the overall process that determines how and why the information will come through, will flow through the system. इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अवामिल और कार फरमा हो सकते हैं. एक बात जो इस रेफरेंस में आपको जाननी चाहिए, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टू साइकोलॉजिस्ट्स बाय द नेम ऑफ एटकिंसन एंड शिफ्रिन. ये दो माहिरीन नफ्सियात जो हैं, इन्होंने जो नजरिया पेश किया है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का, उसका भी एक अहम मकाम है मेमोरी में और उसका भी एक अहम मकाम है हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी में. इन दोनों के जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं या जो नजरिया है एटकिंसन और शिफ्रिन का, उसको भी जरा डिटेल में देख लेते हैं. इनका ये ख्याल है, ये लोग ये कहते हैं, और आप फिर ये मुझे सोच के बताइए कि आपके ख्याल में इनका पॉइंट ऑफ व्यू किस हद तक दुरुस्त है. ये कहते हैं कि हमारा जो इंसानी नफ्सियात जो है, आर सेंस ऑर्गन्स आर bombarded by stimuli all the time. That is, there are many stimuli that your eyes are receiving. There are many stimuli that your ears are receiving. There are many stimuli that your sense of touch is receiving. But these stimuli are selected by a person. The selection is what is called the initial processing. बहुत से हमारे सिस्टम पे स्टिमुलाइज का असर है और उन स्टिमुलाई में से हम कुछ स्टिमुलाई की तरफ अटेंशन देते हैं. That information is the information that is sent for storage in the storehouse that we had talked about, where initial processing of the information takes place. एटकिंसन और शिफ्रिन क्या कह रहे हैं? उनका ये ख्याल है कि हमारे इंसानी नफ्सियात पर बहुत से स्टिमुलाई असरअंदाज हैं. उन स्टिमुलाई को यूं समझ लीजिए कि एक बमबारी हो रही है हमारे नफ्स पर by stimuli outside and inside. We select certain stimuli to react to, and this information of stimuli acting upon our sense organs is where initial information processing is taking place. फिर क्या होता है? आगे देखते हैं. After that has taken place, human beings then attach meanings to those sensations that they receive. बहुत से
अल्फाज, आवाजें हमारे कानों तक पहुंच रही हैं। बहुत से स्टिमुलाई हमारी काइनेस्थेटिक सेंस पर असरअंदाज हो रहे हैं। नमी, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ये तमाम चीजें हैं जो हमारे काइनेस्थेटिक सेंस पे, सेंस ऑफ टच पे असरअंदाज हो रही हैं। बहुत सी आवाजें हैं जो हमारे कान में आ रही हैं। इस वक्त भी जो आप आवाजें सुन रहे हैं, उनमें जो आप टेलीविजन के जरिए से मेरी गुजारिशात सुन रहे हैं, उनके अलावा भी आवाजें आपके कानों तक पहुंच रही हैं और आपके कान के पर्दों पे इर्ताश पैदा कर रही हैं। गाड़ियों की हॉकिंग हो रही होगी, किसी ने रेडियो लगाया होगा, कोई गली में बाहर हॉकर सब्जी फल बेच रहा होगा, आपके वालदा या वालिद कुरान पाक की तलावत कर रहे होंगे या आपको आवाज दे रहे होंगे, आपके बहन भाई या बच्चे बाहर खेल रहे हैं या आपके कमरे में खेल रहे हैं। ऑल ऑफ दीज साउंड्स आर acting upon your sense organ, the ear, but you are being selective and paying attention to what this screen is saying to you, what I'm saying to you. So here you are being selective. Sensations जो हैं वो हम बहुत सी रिसीव करते हैं और उन sensations में से फिर हम मीनिंग अटैच करते हैं। इन sensations में जो अल्फाज, मिसाल के तौर पर मैं आपसे गुजारिशात कर रहा हूं, आप उनको अल्फाज की हैसियत से ही नहीं देख पा रहे, बल्कि उन अल्फाज की एक कड़ी देख रहे हैं, एक गस्टाल्ट देख रहे हैं, एक पैटर्न देख रहे हैं, और फिर उस गस्टाल्ट या पैटर्न या कड़ी में आप मानी लगा रहे हैं। यू आर अटैचिंग मीनिंग्स व्हेन योर डैड और मॉम, when your son or daughter, when your friend calls you, speaks your name, you attach meaning to it. My dad is calling me, this is something that I have to respond immediately. That the radio is blaring away, now I can ignore the radio blaring away. What are you doing here? You are attaching meanings of paying attention to what your dad is saying, and you're attaching meaning of ignoring what the radio announcer is saying. तो आप अपनी sensation में meaning लगा देते हैं. Attach meanings to sensations. When you attach meaning to sensations, this process becomes perception. Perception can be understood then as a two-way process. The two-way consists of receiving of sensation and then attaching of meanings. देखने वाली ये भी बात है कि मैं जो गुजारिशात आपसे कर रहा हूं, वो गुजारिशात तमाम लोग जो टेलीविजन देख रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये लेक्चर सुन रहे हैं, उन लोगों तक यकसां तौर पर पहुंच रही है। इसकी क्या वजह है कि कुछ लोग उन गुजारिशात को जो मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे अच्छी तरह से सुन पाते हैं और रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, और कुछ लोग उन गुजारिशात को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते और उन गुजारिशात को अच्छी तरह से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। इन अदर वर्ड्स, यू ladies and gentlemen are attaching different meanings. We attach different meanings to the same stimulus. The word mother, for instance, is one word. Somebody might consider that to be a source of love and affection only. And somebody might consider it to be a source of love and affection, at the same time a source of commandment. Same word, but attaching different meanings. So when
sensation is received, the sensation acts upon our sense organs. भला नाम लीजिए हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? Yes, ear, nose, throat, tongue, and the feeling or sensation of touch. These are the 5 senses that we have. कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हमारी एक छठी हिस्स या 6th सेंस भी है. कुछ माहिरीन नफ्सियात का भी ख्याल है that there is a 6th sense or a process that they call extra sensory perception, जो वो इदराक जो हमारे सेंस ऑर्गन्स की से मुबर्रा है, उसको भी कुछ लोग, कुछ माहिरीन नफ्सियात जानने की कोशिश कर रहे हैं. उसको जानने के लिए फॉर द टाइम बीइंग वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. We haven't reached a conclusive view of that, but we are experimenting on that. For the time being, what we are certain about it is that we have 5 sensations. We receive information through these 5 sense organs, and then we attach meaning to these 5 sensations that we receive. Attachment of meaning makes sensation into perception. Perception के और attachment of meaning के भी प्रोसेस को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं. Perception may take place in the form of bottom-up perception or what is called feature analysis. Bottom-up or feature analysis perception is when we notice the different parts of sensation and make a whole of that different part of sensation. Bottom-up processing or feature analysis is one way of turning sensation into perception, and that involves the process of noticing the smaller component parts of sensation and then making a whole of it. That is what is called bottom-up perception or bottom-up processing or feature analysis in the process of perception. इसी तरह से जो दूसरा इसमें एलिमेंट शामिल है, द प्रोसेस शामिल है, दैट इज कॉल्ड टॉप डाउन प्रोसेसिंग. बॉटम अप processing and top-down processing. Top-down processing means that we give meanings to the sensation in the light of already existing knowledge. Top-down processing is when we give meanings to our sensations that we receive in the light of our previous experience. Your previous experience with a dog might be that the dog was a ferocious dog and the experience became an unpleasant experience. Now when you see at a later stage any other dog, you would give the meaning to this sensation in the light of that unpleasant experience that you had with the previous dog. That is an example of top-down processing. Top-down processing is giving meaning to our sensation in view of what we already know. What we already know is a way in which the present sensation is colored, is affected, is molded. अगर हमारा एक्सपीरियंस, पहला एक्सपीरियंस
किसी शख्स के साथ प्लेजेंट रहा है, तो अगली दफे नेक्स्ट टाइम व्हेन वी सी दैट पर्सन we might have a pleasant sensation because we are perceiving the present sensation in the light of our previous experience. That is the process of what is called top-down processing. Top-down processing takes place in view of what we already know. चलिए इससे आगे चलें. ये तो हो गया मामला परसेप्शन का कि परसेप्शन जो है दैट इज अटैचिंग मीनिंग्स टू सेंसेशन. सेंसेशन इज लाइक रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड थ्रू द सेंस ऑर्गन्स or from within our body through the sense organs, and then attaching meaning to those sensations. When your stomach growls, that is a sensation. You attach meaning to it. You are getting hungry. When you get a feeling of unpleasantness in your stomach, that feeling of unpleasantness is interpreted as pain in the tummy. Now, this is attaching meanings to the sensation that you get. The sensation might be coming from outside. Somebody is selling, somebody is shouting outside of your door. You hear that shout and you attach meaning to it, that this is an ice cream seller. He is selling ice cream outside of your gate, outside of your door. That this is a sabzi wala, a vendor who is selling his merchandise. आपके घर के बाहर वो सब्जी की रेडी लगा के और सब्जी बेच रहा है, तो आपने ये मीनिंग उसके साथ अटैच किए. जिस तरह आपने बॉडीली सेंसेशन के साथ मीनिंग अटैच किए, इसी तरह से आपने बैरूनी जो सेंसेशन रिसीव हुई उसके साथ भी आपने मीनिंग अटैच किए. एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन. एक और अहम जो नुक्ता इस रेफरेंस में समझने वाला है, दैट इज अटेंशन और तवज्जो. अटेंशन प्लेज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन वन्स लाइफ. अटेंशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी चूज टू फोकस टू सर्टन स्टिमुलाई एंड इग्नोर अदर स्टिमुलाई. अटेंशन क्या चीज है? हमारी तवज्जो का मरकज, हमारी सेंसेशंस का मरकज. उस मरकज पे हम तवज्जो देते हैं और बाकी चीजें जो हैं उन पे तवज्जो नहीं देते या कम तवज्जो देते हैं. कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हमारी अटेंशन जो है, हमारी तवज्जो जो है, वो सेंसेशन की वजह से ही बनती है. ताहम जब सेंसेशन न भी हो, जब हमारे सेंस ऑर्गन्स में इर्ताश पैदा न भी हो रहा हो, उस वक्त भी कुछ न कुछ सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो एक्टिवेटेड रहते हैं. लिंडसे एंड नॉर्मन proposed the point of view that sensation through our different sense organs lingers on after the actual stimulation of the sense organ is not taking place. ये जो मैंने गैप दिया अपने अल्फाज में, अगर आप नोट करें तो मेरे अल्फाज गालिबन आपके जहन में अभी भी गूंज रहे होंगे. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय सेंसेशन कंटिन्यूइंग टू प्ले ऑन योर सेंस ऑर्गन्स इवन व्हेन द एक्चुअल सोर्स दैट इज क्रिएटिंग द सेंसेशन हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट. आपने सुना होगा कि किसी बुजुर्ग का कॉल या कोई गाना आपके जहन में रिसाउंड करता रहता है. एंड दैट इज व्हाट इज मेंट बाय
your sense organ being activated even when the sensation has physically actually stopped. देखें, इसको हम थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाते हैं और इसको इलेबोरेट करते हैं. हमारे 5 सेंस जो हैं वो हमारे मुख्तलिफ सेंस ऑर्गन से बनते हैं, रिलेटेड हैं. उनमें सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से शामिल हैं? अभी मैंने आपसे गुजारिश की, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड सेंस ऑफ टच, काइनेस्थेटिक सेंस. ये जो हमारी बैरूनी हमारी जिल है, इस पर भी हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं, एक सेंसेशन रिसेप्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं. सो दीज आर द 5 sources of reception of information that we have. When we receive information, these organs provide sensations in the form, you can consider the sensation in the form of mild electrical currents. यूं समझ लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी कि ये इलेक्ट्रिकल करंट्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स में. मेरी आवाज जो आप तक जा रही है वो आपके ईयर ड्रम में इर्ताश पैदा कर रही है. आपके कान का जो पर्दा है उसमें इर्ताश सेंसेशन उसको हिला रही है. दैट सेंसेशन, दैट मूवमेंट ऑफ द ईयर ड्रम इज producing mild electrical currents that are traveling through the ear to my brain and the central nervous system. आपके साथ भी ऐसा ही है कि जो आवाज आप तक पहुंच रही है वो आपके कान के जरिए से, सेंस ऑर्गन के जरिए से आपके दिमाग तक जा रही है. दिमाग, मैं जहन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, दिमाग. वंस इट इज रिसीव्ड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द ब्रेन, देन ए पर्सन हु रिसीव्स दैट, जब आप इस इंफॉर्मेशन को, जब आप इस नॉलेज को, इस इलेक्ट्रिकल करंट को रिसीव कर रहे हैं तो आप उसमें मीनिंग अटैच कर रहे हैं. वो मीनिंग क्या है कि हाशमी साहब नफ्सियात के बारे में कुछ गुजारिशात कर रहे हैं. हाशमी साहब हमें बता रहे हैं कि हम इंफॉर्मेशन रिसीव कैसे करते हैं और इंफॉर्मेशन सेंसेशन से परसेप्शन कैसे बनती है. ये तमाम बातें जो हैं ये आप मीनिंग के तौर पर उसके साथ अटैच कर रहे हैं. एंड दिस इज द प्रोसेस दैट टर्न्स द सेंसेशन इनटू परसेप्शन. वी रिसीव इंफॉर्मेशन, वी रिसीव सेंसेशन, and that reception is conveyed to the brain. The brain then attaches meaning to it and the sensation then becomes perception. ये process जो है ये perception का process है. By attaching meaning to the sensation, we turn the sensation into perception. Perception is sensation plus meaning. अगर आप इसका सिंपल फॉर्मूला बनाएं तो इसका सिंपल फॉर्मूला होगा S प्लस M, सेंसेशन प्लस मीनिंग इक्वल्स परसेप्शन. ये आपकी स्क्रीन पे भी आ गया होगा. S प्लस M इक्वल्स P. S stands for sensation, M stands for meaning, and P stands for perception. तो sensation और meaning को जब आप mix करते हैं तो वो perception बन जाती है. And that is how you perceive, attaching meanings. अब देखें, जो गौर तलब बात है वो ये है कि meaning attach करना is a very, very complicated process. The meaning that is attached to a sensation is influenced, conditioned
by a host of factors, by our past experience, by our present experience, by the amount of negative or positive past experience. कुछ हमारे तजुर्बात गैर मामूली हैं, कुछ हमारे तजुर्बात मामूली नौइयत के हामिल हैं, कुछ हमारे तजुर्बात पास्ट में प्लेजेंट हैं, कुछ हमारे तजुर्बात पास्ट में अनप्लेजेंट हैं. ये तमाम चीजें जो हैं, इसके जरिए से हम मीनिंग अटैच करते हैं और इनका ताल्लुक हमारे सोशल फैक्टर्स से, हमारे फेमिलियल फैक्टर्स से, फैमिली रिलेटेड, फेमिलियल मीन्स फैमिली रिलेटेड, कुंबे से मुतल्लिक जो फैक्टर्स हैं उससे ताल्लुक है, हमारे कल्चरल फैक्टर से ताल्लुक है, हमारी नेशनल साइकी से ताल्लुक है, हमारे नेशनल आइडियोलॉजी से ताल्लुक है. ये तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं, दे फॉर्म ए बेसिस दैट हेल्प टू अटैच मीनिंग्स. देखिए, फर्ज कीजिए कि आप किसी सिनेमा हॉल में हैं और आपके साथ एक फॉरेनर भी हैं जो लेटर से कनाडा से तशरीफ लाए हैं, जो पाकिस्तान में पहली दफे आए हैं और उनका सिनेमा हॉल में आपके साथ जाना एक पहली दफा का तजुर्बा है. सिनेमा हॉल में जो ही कौमी तराना बजाया जाता है, आप फौरन खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो शख्स जो है वो खड़ा होने में हिचकिचाहट महसूस करेगा या खड़ा नहीं होगा क्योंकि उसको मालूम नहीं है. व्हाट इज द डिफरेंस हियर? द सेंसेशन इज द सेम. ही इज लिसनिंग टू द सेम म्यूजिकल नोट्स दैट यू आर लिसनिंग टू. ही इज लिसनिंग टू द सेम वर्ड्स दैट यू आर लिसनिंग टू. He is listening to the same pitch and voice quality and musical quality that you are listening to, but you immediately come to attention to pay respect to the national anthem, which he doesn't, not because he is being disrespectful, but because he doesn't know, because he doesn't attach the same meaning that you do to the sensation that you receive. And that is why your behavior is entirely different from his behavior. Take another example. You are sitting in a room with your friends and your dad enters the room. All of your friends, including you, stand up. Suppose you reverse this situation. You are not in Pakistan. You are in some foreign country, let us say, on the North American continent or somewhere in Europe. You are sitting with the same group of friends, you are sitting with another group of friends, and the dad of one of the friends enters. Nobody stands up because their mannerism of respect is different from our mannerism of respect. Here, we respect elders and we show respect by standing up. There, the respect is not shown by standing up. There are other ways of showing respect. The sensation then is the same, the appearance of the father, but the reaction, the meaning that we attach differs. The sensation is the same of hearing the national anthem, but for a Canadian, the national anthem of Pakistan does not mean the same thing as it does to a Pakistani. As indeed, the national anthem of another country means something different to the native of that country, and it means something other to a non-native of that country. That is because we attach different meanings. So, sensation becomes perception when we receive the sensation, but we attach meanings to it. The meanings differ. Perception के बारे में जो आपको खास बात याद रखनी है, वो यही है कि perception का ताल्लुक
अटेंशन और मीनिंग से है. अटेंशन is a relatively simple process, but attachment of meaning is relatively muqabalatan is a complex process, because as I explained to you, attachment of meanings takes place in view of past experience, and past experience differs from person to person, and from country to country, and from age group to age group. So therefore, perception, although sensation received may be the same, but perception of it might differ. Remember the difference between perception and sensation, and remember what we talked about attention. We talked about sensation, perception, and then attention today. ये अपने जहन में इन चीजों का अयादा करते रहिए. आइंदा नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे. जब तक के लिए खुदा हाफिज.